नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्वेश्चन बैंक चल रहा है जिसमें आज चैप्टर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। वो वाले चैप्टर से देखेंगे कि 2024 में इस चैप्टर से किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इसमें चैप्टर 11 भी शामिल किया गया है। तो ऐसे ही चैप्टर 10, 11 मोस्ट प्रोबेबली शायद 12वीं चैप्टर 12 का भी है इसमें कुछ क्वेश्चन, तो वो भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें सेम इंट्रोडक्शन है कि हम क्वेश्चन बैंक का सीरीज अपना चला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवंशिक संशोधित फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है आपका, कि ये आपके जीवन को जब से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, जैव तकनीकी आप इसको कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैव तकनीकी, मतलब जीव विज्ञान का तकनीकी रूप से हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो रही है, उसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। जब हमने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, तो भाई हम डीएनए का रेप्लिकेशन आर्टिफिशियल तरीके से कराने लगे, और डीएनए के कुछ पार्ट को हम क्या करने लगे कि जीव के किसी भाग के डीएनए से डीएनए के एक सीक्वेंस को निकाल करके दूसरे जीव में हमने फिट करना भी सीख लिया। इसी को क्या कहा जा रहा था, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए को एक जीव से निकाल करके दूसरे जीव में क्या कर रहे थे, फिट कर दे रहे थे। भाई हमको ये देखना कि था कि पहले वाले जीव में क्या क्या कमी है, तो दूसरे जीव में देखो कि क्या उसके डीएनए में ये क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं है, क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। तो वो क्वालिटीज़ क्या करते थे, दूसरे इंसान के या दूसरे किसी भी जीव के शरीर में हम क्या कर देते थे, फिट कर देते थे, और क्लोनिंग के जरिए उसके जैसा ही बहुत सारा डीएनए बन जाता था। और फिर क्या होता था भाई, या तो उसकी दवाइयाँ बना लो, या डायरेक्टली उसी जीन के सेगमेंट को क्या करे, किसी जो आपके वांछित ये पर्सन है या फिर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या करो, इंसर्ट करा दो। उसमें फिर वही वाले कैरेक्टर्स क्या होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे, क्योंकि क्या है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो अब वही चीज़ हम देखेंगे कि कैसे आपका आनुवंशिक रूप से पौधों में भी, साथ ही साथ आपके मतलब हमारे लिए भी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, खाना, अलग अलग टाइप के आपके फूड वेराइटीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। तो ये हुआ कैसे, ठीक है। तो अब जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जेनेटिक टेक्नोलॉजी होते क्या है, ये ओवरव्यू हमने लिया हुआ है। तो आज हम बात किसके बारे में करेंगे बच्चों, जीएमओ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, जीएमओ के बारे में बात करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। इसी को क्या कहा जा रहा है, आनुवंशिक संसाधित जीव, ठीक है। इसी को आप क्या कह रहे हैं, आनुवंशिक संसाधित जीव कह रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जीएमओ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये जीव आपके पौधे भी हो सकते हैं, कोई जंतु भी हो सकता है, ये हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके आनुवंशिक संसाधित जीव होते कैसे हैं, 1984 से 85 से ही अनेक फसली पादपों में दूसरे पादपों से जीवाणुओं एवं कीटों से क्या किया गया, जीन को बाह्य जीन के रूप में स्थानांतरित किया गया, निकाला गया, और वैज्ञानिकों द्वारा इच्छित लक्षणों का समावेश कर दिया गया दूसरे जंतुओं में। और इनमें शाकनाशी सहनशीलता, हर्बिसाइड टॉलरेंस, कीटों के प्रति सहनशीलता, इंसेक्ट टॉलरेंस, विषाणु से संरक्षण, वायरस प्रोटेक्शन, संचायक प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन्स, और प्रकाश नियंत्रित जीन, लाइट रेगुलेटेड जीन, विभिन्न तरह के कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया, डेवलप किया गया थ्रू द जीन मॉडिफिकेशन। समझ गए ना, कल हमने डिस्कस किया था
कि आपके पौधों में क्या हुआ है, ताप के प्रति सहनशीलता उसमें बहुत सारे पौधों में उत्पन्न की गई, कीटों के प्रति सहनशीलता उनमें उत्पन्न की गई, ताकि अगर कोई कीट उस पर आक्रमण कर रहा है, कोई कीट पौधों को खा रहा है तो कीट खुद ही मर जाए पर पौधे को कुछ ना हो। इसी तरह से क्या हुआ था कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के शाक वगैरह पौधे के साथ साथ में जन्म लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, अब जो पौधे हैं वो शाक वगैरह क्या करते हैं, पौधे की जगह ले रहे हैं, तो स्पेस कम हो जा रहा है जिसकी वजह से पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो पौधों में ही स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीजिंग जीन होते हैं जो कि क्या करेंगे, आपके आसपास शाक वगैरह को, खरपतवार को पैदा ही नहीं होने देंगे। तो इनके प्रति, इन सारे कैरेक्टर्स के प्रति क्या हुई, सहनशीलता उत्पन्न की गई थ्रू आपके आनुवंशिक संसाधित माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए गए, और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स होंगे। तो एक बात बताइए, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से? एक तो है, मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है जिसके पास में अपना डीएनए है, ठीक है ना, ये उसका अपना डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इसके पास में लेट्स से कोई कैरेक्टर हम ले लेते हैं, मान लो कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है ना, हाइट भी आपका क्या है, जीन रेगुलेटेड भी होता है, हार्मोनल रेगुलेटेड भी होता है, लेट्स से कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, लंबा बहुत है ये। अब जो बी वाला व्यक्ति है बहुत ज्यादा छोटा है बेचारा, अब इसके पास पैसा बहुत है, ठीक है, इसके पास पैसा बहुत है, तो ये डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि ऐसा करिए कि मुझे लंबा करिए, मतलब मेरी हाइट बढ़े, आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दीजिए ताकि मेरी हाइट बढ़े। मेरी हाइट तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ जो मेरे बच्चे पैदा हों उनकी भी हाइट बढ़े, जेनेटिक कुछ तरीका बताओ आप, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर ने पढ़ा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर को पता है बकायदा, तो वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा और किसी ऐसे व्यक्ति के डीएनए की खोज करेगा जिसके डीएनए में हाइट बढ़ाने वाला जीन होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति के एक छोटे से जीन डीएनए सेगमेंट्स को क्या कर लेगा, कट कर लेगा, कट करके इस व्यक्ति के डीएनए में क्या कर देगा, उस जो कट किया हुआ डीएनए था उसको जोड़ देगा। इसी को तो कहा जा रहा है ना, जीन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसी को कहा जा रहा है। तो अब ये व्यक्ति कैसा हो गया, अब ये व्यक्ति आपका जीएमओ कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। यही वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए पढ़िए। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि खेतों में बोने की अवस्था में ऐसी ट्रांसजेनिक फसलों ने अत्यधिक कीट प्रतिरोधक क्षमता, कवकनाशी क्षमता, विषाणुओं से बचाव का ऊंचा स्तर बनाए रखा है। परंतु यह भी सत्य है कि अनेक ऐसे पौधों में उपयोगों के पूर्व अभी और भी शोध करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम कोशिश तो कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हमारे लिए हमारे फायदे की चीज़ें मिल रही हैं, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। और भी बहुत सारे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो आप देखते होंगे। अगर जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर, शाक सब्जियाँ हम बहुत खाते हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चों ने देखा होगा। आप आजकल जो आया है, स्पेशली लड़कियां बहुत ध्यान दी होंगी इन चीज़ों पर, लड़कों का आइडिया नहीं है। जो बाहर रहकर लड़के पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, अभी बच्चों को उतना पता नहीं होगा क्योंकि लड़के घरेलू काम करते नहीं है, शाक बनाना, खाना बनाना, ये वो करना, तो उन्हें उतना आइडिया होगा नहीं। भाई आइडिया किस बात का, आइडिया ये कि पहले लहसुन जो होता था ये बहुत छोटा छोटा होता था, फिर उस लहसुन को क्या किया गया, दूसरे कंट्रीज में आप देखेंगे ना, स्पेन वगैरह में देखेंगे, बाकी यूरोपियन कुछ कंट्रीज में देखेंगे, तो वहाँ के लहसुन के जो बीज होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, ठीक है। तो उनके जीन को क्या किया गया, हमारे यहाँ के देसी लहसुन के साथ में क्या किया गया, एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ की गई। और इस तरह से आज हमारे यहाँ पे भी जो बड़े वाले लहसुन, जो बड़े बड़े बीज वाले लहसुन मिलते हैं, वो वाला लहसुन दिखाई देता है। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि सफ़ेद प्याज होता है, लाल प्याज होता है, कुछ तीखा वाला प्याज होता है। तो ये अलग अलग तरह के प्याज आए कैसे, इनमें भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुई है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे खट्टा जो टमाटर होता था पहले काफ़ी खट्टा होता था, और जो उसका पल्प होता था बहुत ज़्यादा पल्प भरा रहता था, है ना, जिसकी वजह से टमाटर टच करने पे ही बहुत सॉफ्ट सा लगता था और बहुत जल्दी इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या किया जाने लगा, आप बोलते हो घर पे बोला जाता है हाइब्रिड टमाटर है,
हाइब्रिड गेहूं है, हाइब्रिड नाम लेते हो आप, वो हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि उसके कैरेक्टर में फेरबदल किया गया है, ठीक है ना। यही फेरबदल आपका क्या है बच्चों? यही फेरबदल आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो अभी जो टमाटर मार्केट में बिकता है वो कौन सा टमाटर? हाइब्रिड है। वो आपको टाइट भी रहेगा, पल्प भी उसमें रहता है, और जो खट्टापन था टमाटर का वो भी क्या हो गया है? काफी कम हो गया है, ठीक है। तो ये सभी जो सब्जियों के एग्जाम्पल्स हमने अभी मैंने जो आपको बताया, ये सभी आपके क्या हैं? कैसे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। धान की बहुत सारी वेराइटीज आने लगी हैं, गेहूं की बहुत सारी वेराइटीज आने लगी हैं, आपने पढ़ा होगा, सोनालिका है, जया है, अलग अलग किस्म के फल के भी बहुत सारी किस्में आने लगी। तो ये सब किस्में कैसे आ रही हैं? अपने पुराने वाले के कुछ कैरेक्टर्स को मिला करके हमने कुछ नए प्रकार का फल, कुछ नए प्रकार का अनाज बनाया, जिसको अलग वैरायटी में हमने प्राप्त किया। ये सब कैसे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, आनुवंशिक रूप से संसाधित हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़िए अब। इस संबंध में भारत सहित विश्व के कई भागों में सफल प्रयोग किए गए हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जो हैं आपके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके, व्यवहार स्थानांतरित जीन, प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं, जीवाणुओं की प्रकृति, खाद्य जल जाल पर निर्भर करता है। जीएमओ का उपयोग अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। अब थोड़ा सा फायदा देख लेते हैं। अजैविक पारिस्थितिकी प्रतिबलों, जैसे कम या अधिक ताप हो गया, सूखा हो गया, लवणता बढ़ गई है इत्यादि के प्रति इनमें सहनशीलता बढ़ गई है, ठीक है ना। पीड़क प्रतिरोधी हो गए हैं ये, रासायनिक प्रतिरोधी हो गए हैं ये, फसल उत्पादकता भी बढ़ी है। फसल की उत्पादकता भी बढ़ाने में जीएमओज बहुत काम आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बहुत काम आते हैं। तो फसल उत्पादन, फसल काटने के बाद उत्पादक की हानि संभावनाओं को भी कम करने में सहायता मिली है। पौधों में खनिज उपयोग की क्षमताओं में वृद्धि करके मृदा उर्वरता को भी अधिक सुरक्षित करना संभव हो चुका है। खाद्य उत्पादों, अन्न आदि में अधिक पोषणिक स्तर को भी प्राप्त किया गया है। एक गोल्डन राइस, यस, गोल्डन राइस एक है, चावल की ही एक किस्म है। इसमें आपको विटामिन, गोल्डन राइस जो है विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब सोचो, चावल गेहूं को कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, बट राइस विटामिन का सोर्स बहुत अच्छा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये पॉसिबल हो पाए। तो गोल्डन राइस आपका विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। सो उपर्युक्त के अंतर्गत उद्योगों के लिए जीएमओ पौधों से उपयोगी वैकल्पिक संसाधनों इत्यादि का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। मैं आपको हेडिंग रीड कर दूंगी, अभी हमने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो एक एक करके मैं बस हेडिंग रीड कर दूंगी। जेनेटिकली, जैव प्रौद्योगिकी का जो यूज है बच्चों, ये हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए, अभी हमने एग्रीकल्चर में फ़ायदा देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेडिसिन बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग काम में आता है। तो विभिन्न प्रकार के मेडिसिन बनाए गए हैं, वैक्सीन बनाया गया है, हार्मोन बनाया गया है, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद, इवन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ हम ले सकते हैं। इंसुलिन की दवाइयाँ बनाई गई हैं, जीन थेरेपी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं औषधियों के निर्माण में। और उसके बाद आपका यूरोकाइनेज क्या है? एक सेकेंड पढ़ लो। यूरोकाइनेज नामक रुधिर में थक्का घोलने वाला एंजाइम इस तकनीक द्वारा निर्मित कर लिया गया है। अच्छा, ये देखो, ये एक एंजाइम है बच्चों, यूरोकाइनेज, एज लगा हो ना, हाँ ठीक है। ये आपका क्या है? ये ब्लड में क्लॉट अगर बन गया है, बॉडी के अंदर बना हुआ है, तो इस क्लॉट को खत्म करने के लिए इस एंजाइम का भी यूज किया जा रहा है। एंडोर्फिन नामक दर्द निवारक पदार्थ भी प्लाज्मिक तकनीक द्वारा जीवाणुओं से निर्मित की गई है। ये क्या है? एंडोर्फिन पेन किलर है। वर्तमान में कई अत्यधिक महत्व के टीके को जीन या अभियांत्रिकी द्वारा भी बनाया गया है। हेपेटाइटिस बी, कोरोना वायरस के भी वैक्सीन को भी जीन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। अब आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझना है क्या होता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कल समझाया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है बच्चों। जिन बच्चों ने रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है और इस चैनल पर पढ़ा हुआ है, उन्हें बाकायदा रेप्लिकेशन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो देखिए, रेप्लिकेशन अगर आपको पता है तो आपको पॉलीमराइजेशन पता रहेगा आराम से। शब्द पर ध्यान दीजिए। पॉलीमराइजेशन को कहा जाता है बहुलीकरण, और बहुलीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज्यादा नंबर में वृद्धि करना, संख्या को बढ़ाना।
तो संख्या बढ़ कैसी रही है? अब क्योंकि हम डीएनए का पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं तो डीएनए की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? नंबर बढ़ती जा रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। 4 घातांकी जिसको बोला जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो अब आते हैं थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन को समझते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या है। ये डायग्राम देखिए। पॉलीमराइजेशन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले टेम्परेचर याद रखिएगा। और पॉलीमराइजेशन मशीन पर किया जाता है, जिसको पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर मशीन बोला जाता है। इसका पूरा नाम है बच्चों पीसीआर। एक मिनट। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, इसको पूरा क्या कहा जाता है? पीसीआर कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। बहुलीकरण श्रृंखला अभिक्रिया, बहुलीकरण श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए ना बच्चों एक मशीन होती है जिसको हम पीसीआर मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआर मशीन होती है आपकी। इस मशीन पर क्या किया जाता है? सबसे पहले 3 तरह का टेम्परेचर पहले से ही फिट कर लिया जाता है। फर्स्ट टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पर फिट किया जाता है। दूसरा टेम्परेचर आपका 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस पर फिट किया जाता है। एंड नेक्स्ट टेम्परेचर आपका 72 के आसपास में फिट किया जाता है, ठीक है ना। पहला स्टेप होता है आपके पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। इसको कहा जाता है विकृतीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकृतीकरण। अब विकृतीकरण का मतलब क्या है बच्चों? डीएनए की संरचना को खराब करना है। खराब करने का मतलब क्या है भाई? डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए हमारा क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। इस डीएनए के डबल स्ट्रैंड को क्या करना है? खोल के अलग करना है। जब तक अलग नहीं होंगे दूसरा स्ट्रैंड आकर के लगेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? हाई टेम्परेचर पर डीएनए को क्या किया जाएगा? डीएनए की श्रृंखला को क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा बच्चों, अलग कर दिया गया। अब ये डीएनए आपका कैसा हो गया? 1 सेकेंड में यहाँ पे ना, 1 मिनट। अब इस डीएनए को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया, ठीक है बच्चों, अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद एनीलिंग। अगला प्रोसेस क्या होता है? अगले प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है, ठीक है। एनीलिंग में क्या किया जाता है? आपका एक प्राइमर लगेगा। इन दोनों ही स्ट्रैंड पर क्या होगा? एक प्राइमर आकर के लगेगा। आपने पढ़ा हुआ है प्राइमर के बारे में, है ना, ठीक है। तो ये प्राइमर आकर के लगेगा। प्राइमर क्या करता है बच्चों? प्राइमर इनिशिएट करेगा। प्राइमर क्या करता है? इनिशिएट करता है, ठीक है। अब आकर के इस पे हमारा क्या लग जाएगा? अगले प्रोसेस में हो जाएगा हमारा, अगले प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलोंगेशन कहते हैं। अगले प्रोसेस में यहाँ पर आपका पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। क्या, कौन सा एंजाइम लगता है बच्चों? पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। और ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर देगा? इनके श्रृंखलाओं को क्या कर देगा? जोड़ देता है ना। आपने पढ़ा होगा कि कोड्स को क्या करता है? जोड़ते चला जाता है, जोड़ते चला जाता है। तब एक बात बताइए, अब यहाँ पर कितने डीएनए हो गए? एक डीएनए से आपका एक डीएनए ये हो गया और एक डीएनए ये हो गया। एक डीएनए से कितने डीएनए बच्चे बन गए? 2 डीएनए बना ना, 2 डीएनए बना। तो यही क्या है? डीएनए की संख्या में वृद्धि भी हो रही है, लेकिन ये नेचुरली नहीं हो रहा है, ये जीव के शरीर के बाहर मशीन में कराया जा रहा है, ठीक है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि बहुत सारे डीएनए हमको प्राप्त करने हैं और इन डीएनए को क्या करना है? हमें दूसरे जीव में, किसी वेक्टर में इसको इंसर्ट कराना होता है, ठीक है। और बाकी अगर हमको स्टडी करनी है किसी दवा के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पॉलीमरेज पीसीआर मशीन पर क्या किया जाता है? 95 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर सबसे पहले डीएनए की विकृतीकरण होती है। डीएनए की श्रृंखला को खोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डीएनए से दूसरे प्रोसेस में क्या होता है? एनीलिंग जिसको कहते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है
है बच्चों, आपका 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर क्या होता है, डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज लगता है। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इंडिकेट करता है कि यहीं से आपको क्या करना है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना, कॉपी करना स्टार्ट कर देना है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप का टेम्परेचर थोड़ा सा फिर से बढ़ा दिया जाता है, ऑलमोस्ट 70 के आसपास टेम्परेचर रहता है, जिसको इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन क्यों, दीर्घीकरण हो रहा है क्योंकि चेन क्या हो रही है, लंबी हो रही है, ठीक है ना, चेन लंबा होता जा रहा है। तो दीर्घीकरण में आपका पॉलीमरेज एंजाइम आता है। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए की श्रृंखला को बढ़ा देगा और आपका जो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पीसीआर मशीन में आर्टिफिशियल तरीके से हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं बच्चों, इसमें एक विशेष प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। इसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये आपका विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से एंजाइम को निकाला जाता है, इसीलिए इसको टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। थर्मस एक्वेटस नाम का कोई एक बैक्टीरिया होता है जिससे आपका ये वाला पॉलीमरेज एंजाइम निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको इस डायग्राम को दिखा दूं। सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए, ये है आपका डीएनए, राइट। डीनेचुरेशन बाय हीट फॉलोड बाय आपका प्राइमर एनीलिंग, है ना। तो अब क्या होगा, ये आपका डबल स्ट्रैंड क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों। अब यहाँ के बेद देखो, आके प्राइमर लग जाएगा, ये प्राइमर लग गया हुआ है और यहाँ से टैग पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा और उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन होने के बाद में आपके दो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो गए हैं, बन गए हैं। डबल स्ट्रैंडेड अरे डीएनए बन गया है, नॉट पॉलीमरेज एंजाइम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा यहाँ पर बन गया। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। ऐसा नहीं है कि 2 डीएनए बना लिया काम खत्म, नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, रिपीटेड सीक्वेंस में ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करते रहेंगे। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन कराना है, मशीन में फिट कर दिया जाता है। अगला, अभी इसको पढ़िए, अब मैं इसको पढ़ूंगी। इस अभिक्रिया को सबसे पहले, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को सबसे पहले कैरी मुलिस ने 1985 में खोजा था। यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतियन की ही भांति होती है, लेकिन यह जीवित कोशिकाओं में नहीं वरन प्रयोगशाला में एपेंडार्फ नलियों में, एपेंडार्फ ट्यूब्स में संपन्न होती है। इन नलियों में वांछनीय डीएनए के साथ प्राइमर जो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के रूप में होते हैं रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मिलाकर के अभिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम नलियों को 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात तापमान को धीरे धीरे ठंडा करके 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। इस तापमान पर डीएनए के स्ट्रैंड से प्राइमर जुड़ जाता है और नलियों में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों की सहायता से डीएनए पुनः खंडों का निर्माण करने लगता है। और इस प्रकार फिर से पॉलीमरेज के बारे में इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट प्राइमर के बाद में यहाँ पे पॉलीमरेज लगेगा और फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा और ये अभिक्रिया बार बार होती रहती है और डीएनए की असंख्य प्रतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को समझाइए। मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं बस हेडिंग पढ़ते जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में योगदान क्या है, आधुनिक उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ी हुई है, इनकी सहनशीलता बढ़ी हुई है, पादपों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है और खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की वृद्धि भी हुई है। जैव उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रति भी इनकी सहनशीलता बढ़ी हुई है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, सहोपकारिता क्या है। देखिए, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 11 चैप्टर है ये आपका, तब हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म को क्या कहा जाता है बच्चों, सहोपकारिता कहा जाता है। और सहोपकारिता क्या होता है, जब दो लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए। स्वार्थ मत समझ लेना, बेसिकली यहाँ होता क्या है कि दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन ही इसीलिए हो रहा है
क्योंकि दो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, इसीलिए दो लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स शादियां जब करती हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे के साथ सह संबंध करके एक दूसरे के साथ रहते हैं ना। वाइफ कपड़े करना मतलब कपड़े धोना, खाना बनाना, पति की सेवा करना, पति पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ट्रेडिशनली ऐसा ही चलता रहा है। हालांकि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बस डिसाइडेड है कि इनका यही काम है इनका यही काम है, उसमें हमें नहीं जाना है, ये ठीक नहीं है। बट हाँ ठीक है, चलता रहता है और इसी तरीके से दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने अपने फायदे के लिए, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कुछ देती हूँ बच्चों। जैसे आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा हुआ है। किसके बारे में पढ़ा है? लाइकेन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो लाइकेन कैसा एक ऐसा पौधा है जो कि शैवाल और क्या है, कवक, इन दोनों के सहयोग से बना हुआ जो पौधा है ये लाइकेन है। यानी कि ऐसा मान लो कि शैवाल मम्मी और कवक पापा हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कौन है? वो लाइकेन है। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। शैवाल क्या काम कर रहा है? शैवाल भाई कवक को फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा खाना बना करके दे रहा है। पर शैवाल को क्या ऐसे ही खाना बनाने का मौका मिल जाएगा? नहीं, उसको भी तो मिनरल्स चाहिए ना, उसको भी तो प्रॉपर कंडीशन चाहिए ना। तो कवक क्या काम कर रहा है? कवक आपको शैवाल को क्या दे रहा है? मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है। किसको रहने की जगह दे रहा है? शैवाल को रहने की जगह भी दे रहा है। और क्या आपका शैवाल जो है ये क्या काम कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइकेन है ये किसको दिखा रहा है? लाइकेन आपके सहोपकारिता का एग्जाम्पल है। सहोपकारिता कहता क्या है कि भैया ये एक ऐसा जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दो जीव या दो से अधिक जीव एक दूसरे को अपने ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। मतलब ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यह जो संबंध है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? सहोपकारिता कहा जाता है। ऐसा एक और एग्जाम्पल है आपका राइजोबियम, जो आपका बैक्टीरिया है, ये मटर के पौधों की जड़ों में, नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सहोपकारिता का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, जिसको सहजीविता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है, सहजीविता भी कहा जाता है। अब पढ़ो इसको। म्यूचुअलिज्म, दो जाति के जीवों का साथ साथ रहना जिनमें दोनों को लाभ पहुंचता हो किंतु प्राकृतिक दशाओं में अलग अलग नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ ही ये रहेंगे, सहोपकारिता कहलाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया पादप से पादप, मतलब पौधों के बीच में, जंतु के बीच में, जंतु पादप के बीच में भी देखी जा सकती है। ठीक है ना। सहोपकारिता में प्रायः कार्य की निर्भरता होती है, एक दूसरे के लिए ये डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ऑब्लिगेट डिपेंडेंसी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? अनिवार्य निर्भरता इसको कहा जाता है। जरूरी ही है, ये अगर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो कोई भी एक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ऐसा कंडीशन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इतना सारा अलग अलग क्यों जाना, पौधे और हमारे बीच में आप देख लीजिए, हमारे बीच में जैविक और अजैविक घटकों के बीच में संबंध देख लीजिए। अगर एक भी अजैविक घटक उपलब्ध ना हो तो जैविक जितने भी जीव हैं इनका सरवाइव करना, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहा जाता है सहोपकारिता कहा जाता है। ये देखो, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है विकल्पी, एक को कहा जाता है अविकल्पी। तो अविकल्पी या सहजीवी सहोपकारिता क्या होती है? सिम्बायोटिक वाला। शैवाल एवं कवकों के मध्य कोई भी विकल्प नहीं है भाई, कोई विकल्प नहीं है, रहना तो तुम्हारे ही साथ है, अदरवाइज तुम और किसी के साथ नहीं रह सकते हो, ऐसा वाला है। ठीक है, तो शैवाल और कवकों के मध्य सहोपकारिता का महत्वपूर्ण उदाहरण लाइकेन्स है। यहाँ शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने और कवक सहभागी के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। बदले में कवक अपने शैवाल सहभागी के लिए वर्षा का जल, नमी, मिनरल्स आदि एकत्र करके उसका जीवन आसान बनाता है। यह नाइट्रोजन युक्त अपघटित अवशेष, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी उपलब्ध कराता है। इस व्यवस्था में पोषण शैवाल के समान किंतु जनन कवक के समान होता है। इस प्रकार लाइकेन एक अनिवार्य एवं स्थायी सहजीवी सहोपकारिता का संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना, अविकल्पी है, कोई विकल्प नहीं है कि भाई तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ तभी मैं जी लूंगा, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, अगला। अन्य उदाहरणों में मटर कुल के पौधों की जड़ों में गुलिकाओं, नोड्यूल्स में आपके राइजोबियम बैक्टीरिया,
पाए जाते हैं। विकल्पी सहजीविता फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस दिखाते हैं साइकस की कोरेलॉइड जड़ों के बीच के अंदर रहने वाली नील हरित शैवाल, ये भी सहकारिता का एग्जाम्पल दिखा रही हैं। नॉस्टॉक वगैरह, एनाविना, ये सब आपके कौन है, शैवाल्स साइकस के जड़ों के नीचे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। साथ में देखने को मिलती कवकों के द्वारा चीड़, बर्च, बीच, ओक आदि वृक्षों की जड़ों पर बनाए गए कवक आवरण अर्थात एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, ये थोड़े से आपके स्टेम रूट के समान ही होते हैं, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अनेक मृतोजीवी ऑर्किड्स में संपूर्ण जीवन सहभागिता करने वाले एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा वगैरह आदि एग्जाम्पल हैं। विकल्पी देख लो, इनके पास विकल्प होता है, इनके पास ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो विकल्पी सहजीविता का एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये ऐसे रहेंगे कि भाई ठीक है, अगर तुम अवेलेबल नहीं हो तो कोई और ही सही, ऐसा वाला दिखाते हैं। विकल्पी सहजीविता में घनिष्ठ सहजीवी संबंध दिखाई तो देते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जहां तक लाभ का प्रश्न है, यह दोनों को अथवा किसी एक को ही हो सकता है। यद्यपि हानि किसी को भी नहीं होती है, फायदा हो ना हो पर नुकसान नहीं होता है। अनेक पौधों में कीटों, जंतुओं आदि के द्वारा परागण की क्रिया, फल व बीजों का प्रकीर्णन आदि सभी कैसा है, जैसे प्रकीर्णन जो जंतु द्वारा प्रकीर्णन होता है वो सब कैसा है बच्चों, ये सब आपका विकल्पी सहजीविता के अंदर आता है। फिग के बारे में पढ़ा होगा। अंजीर जो होता है, अंजीर पर बहुत सारे कीट जो होते हैं वो आकर के क्या रहे, अंडे देते हैं, ठीक है ना। और जो अंजीर है वो क्या कहते हैं, उन कीटों को रहने की जगह दे रहा है, उनके अंडों को बढ़ने की, पलने की जगह दे रहा है, बट अंजीर को उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। हाँ, हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं उसको, परागण की प्रक्रिया होती हो, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दीमक और फ्लैजिलेट्स, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। विशेष परागण एवं जनन, ये सब आपके सहोपकारिता के एग्जाम्पल है, ये सब आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। जातियों में प्रतियोगिता, बिल्कुल कंपटीशन तो सबके बीच में है, आपके बीच में है। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को फर्स्ट आना है, किसी को स्कूल या डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, सबका आपस में कंपटीशन चल रहा है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्पर्धा होती क्या है बच्चों, कंपटीशन। आसान सी चीज़ है, ध्यान आपको समझना है। देखिए, जैसे हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना है ना, कि 5 लाख लोग हैं और 5 लाख लोगों में से किसी 1000 का ही सिलेक्शन होना है, तो आपको इन 5 लाख लोगों से कॉम्पिटिट करके 1000 वाले नंबर में आना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ पे कंपटीशन आपका पढ़ने का है, यहाँ पे कंपटीशन जीने के लिए है, सरवाइव करने के लिए है। तो कंपटीशन किसके किसके बीच में हो रहा है, 2 से ज़्यादा जातियों के बीच में, या एक जाति के बीच में, या अपनी ही स्पीशीज के बीच में, अपनी ही जाति के बीच में कंपटीशन हो रहा है। रहने के लिए हो रहा है, खाने के लिए हो रहा है, क्या कहते हैं कि बाकी और दूसरे कंडीशंस हो सकते हैं, उनके लिए हो रहा है। तो इस प्रकार का जो एक माहौल बनता है, इस व्यवस्था को क्या कहा जा रहा है कि जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि स्पीशीज 2 अपनी ही प्रजातियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, पर ऐसा कई बार होता है कि दूसरी प्रजाति आकर के भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। अब हो सकता है कि ये जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, ये जो कंपटीशन हो रहा है, इसमें एक पावरफुल हो, दूसरा क्या होगा, कमजोर होगा। तो पावरफुल वाला क्या होगा, जीत जाएगा, कमजोर वाला क्या हो जाएगा, हार जाएगा। अब कमजोर वाला हार गया तो कमजोर वाले को या तो वो जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी, या तो कमजोर वाले को क्या करना पड़ेगा, भाई हार मान करके उसको अपना दूसरा रास्ता बदल लेना पड़ेगा कि ठीक है मैं किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, कोई और अपना फूड हैबिट बना लेता हूँ, तुम ठीक है तुमको यही खाना है तुम यही खा लो। या तो कमजोर वाले को क्या करना है भाई, वो अपना कोई और मेथड अप्लाई कर लेगा, अच्छा कोई बात नहीं तुमको रहना है यार तुम आराम से रहो, मैं कोई और तरीका ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। कमजोर वाले को हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें कमजोर वाले को नुकसान क्या हो रहा है, हो सकता है कमजोर वाले का रिप्रोडक्शन पावर वीक हो जाए, हो सकता है रिप्रोड्यूस ही ना करे, हो सकता है कि अरे बेचारे को खाने की उपलब्धता ना होने की वजह से वो मर जाए, या हो सकता है कि उसको अपना आवास छोड़ना पड़ जाए। बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ में आ गया होगा, कंपटीशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आंसर पढ़े, चलिए पढ़ते हैं।
प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, अपनी ही स्पीशीज के बीच में, अपनी ही जातियों के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा हो रही है तो उसको हम कहते हैं बच्चों अंतः जातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अंतः जातीय इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। पर अगर अलग अलग जातियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है या प्रतिस्पर्धा हो रही है तो इसको हम अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, प्रतियोगिता या स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा एक प्रकार का जीवन संघर्ष है जो शीत युद्ध की तरह चलता रहता है। पता नहीं चलता है कि युद्ध हो रहा है पर कंटिन्यूअसली युद्ध होता रहता है। जल, आवास, प्रकाश, पोषण, गैसों आदि की उपलब्धता के लिए इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। अतः समान जाति के जीव समूह के जीवों के मध्य यह सबसे अधिक होता है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, आवास कम होता जा रहा है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं समान होती हैं। ऑब्वियसली अन्य जीव जातियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती रहती है। अब बताइए, अगर दो अलग अलग जातियां हैं तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा क्यों होगी? यहाँ पे फूड हैबिट को लेकर के प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी या तो रहने के लिए होगा, मोस्टली क्या होता है आवास के लिए होता है, या तो वहाँ पे ऐसा फूड अवेलेबल हो जो कि बाहर से आने वाले प्रजाति के लिए ही है। और क्या हो रहा है कि जो आपकी पहले से मौजूद प्रजाति है वो भी कहीं ना कहीं उसी फूड पर क्या है डिपेंडेंट है। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलती रहती है। विभिन्न जातियों के जीवों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे किसी आवास में उनके इस जैव समुदाय में जंतु और पौधे दोनों ही होते हैं। इनमें भी जंतु समुदाय के अनेक सदस्य विभिन्न जातियों के होते हैं और इन जातियों के रहन सहन बहुत कुछ अलग एक जैसा होता है या कभी कभी अलग भी होता है, किंतु अन्य जाति के जंतुओं से यह भिन्न भी हो सकता है। इतनी अधिक विभिन्नताएं होते हुए भी एक जाति का जीव अपना स्थान कैसे सुरक्षित कर पाता है यह अपने उसके कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है। कंडीशंस क्या कि भाई वो पावरफुल है कि नहीं है। अगर वो पावरफुल होगा तो जीत जाएगा, अरे अब क्या कहते हैं सुटेबल होगा तो भी जीत जाएगा। तो इन सारे कंडीशंस को क्या कहा जाता है बच्चों? इन सारे कंडीशंस को कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता कहा जाता है, जिसको इकोलॉजिकल नीश कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ये ध्यान दीजिएगा, NICHE, इसको नीश पढ़ा जाता है। नीश, नीचे वगैरह नहीं पढ़ा, नीश पढ़ा जाता है। तो पारिस्थितिक कर्मता इसको कहते हैं। पारिस्थितिक कर्मता क्या है? जीवों की ऐसी एबिलिटीज, ये जीवों की क्वालिटी है, जीवों के गुण हैं जो उनको किसी आवास में रहने के लिए सक्षम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक कर्मता कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जातियों में प्रतियोगिता, ये अंतरजाति अंतःजाति ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। बाकी आप अपना आंसर देख लीजिएगा। और क्या है इसमें, ये देख लीजिए। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्या है? अपने जैव समुदाय में स्पर्धा करता है। जीव में स्पर्धा जो होती है प्रमुखतः दो प्रकार की होती है। आवास या स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, पोषण, प्रकाश, बाकी अन्य पदार्थों के लिए स्पर्धा होगी। अधिक घनत्व वाली जाति जो है, जहाँ पे अब ऐसे ही देख लो, हम क्या होते हैं, हम अगर किसी शहर में रह रहे हैं और वहां पर इतनी आबादी हो गई है कि रहने की जगह ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप जाकर के कोई दूसरी जगह देखोगे जहां पर आबादी कम होगी, जहां पर रहने के लिए अच्छी जगह होगी, जहां की हवा साफ होगी, जहां पे खाना अच्छे से अवेलेबल होगा, जहां पे बाकी रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल होंगे, तो आप वहां जाने लगेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही स्मार्ट हैं, बाकी लोग भी स्मार्ट तो है ना, तो वो लोग भी क्या करेंगे? उसी शहर में या फिर हो सकता है कि दूसरे शहर में जहाँ पे अच्छी खासी रहने की जगह अवेलेबल हो, तो वहां पे जाने लगेंगे। अब बेचारे वहां पे रहने वाले पहले से ही मौजूद लोग परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ से ये बाहरी लोग चले आए हैं, सुकून से हमको जीने भी नहीं दे, हमारी हवा, हमारा खाना सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। तो ये होती है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा से बचने के लिए दोनों जातियां अपनी अपनी, अब देखो कंपटीशन भाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली जीतने के लिए कंपटीशन समझ में आता है, पर ऐसे मनमाने इंसान अच्छे से ढंग से खा ना पाए, सुकून से रह ना पाए, वो वाला कंपटीशन किसी को पसंद नहीं। ह्यूमन बींग्स का तो नहीं पता है, लेकिन जीवों को, दूसरे अन्य जंतुओं को नहीं पसंद आता है। तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से भिड़ने के बजाय वो ऐसा करते हैं कि वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है भैया, चल कोई ना, मैं अपना दूसरा परिवार
परिवेश ढूंढ ले रहा हूँ, मैं अपना कोई दूसरा फूड हैबिट ढूंढ ले रहा हूँ, तू मजे कर, तू जैसे तुझको रहना है वैसे तू रह, ठीक है ना। तो इस तरह से जंतु जो होते हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए। चलिए आगे। परजीविता क्या होती है भाई? परजीविता पर टिप्पणी पैरासिटिज्म, जैसे सहोपकारिता होती है वैसे ही क्या होती है? परजीविता होती है। पर का मतलब होता है किसी दूसरे पर, अन्य पर, जीविता जीना, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रह करके या तो शरीर के भीतर रहेंगे या शरीर के अंदर रहेंगे। तो जीवों के शरीर पर रह करके अपना जीवन यापन, पोषण है, रहना है, पूरी उनका लाइफ साइकिल उसी जंतु के शरीर पर बीतता है। तो इस संबंध को या इस प्रकार की घटनाओं को क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। यह भी आपका दो प्रकार का होता है, एंडोपैरासिटिज्म कहा जाता है और एक्सोपैरासिटिज्म कहा जाता है। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी विषाणु वगैरह आपके कैसे एग्जाम्पल्स हैं? अंतः परजीवी के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में रहते हैं, ठीक है ना। बाह्य परजीवी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके शरीर के बाहर रहते हैं। जू वगैरह जो होती है वो आपके शरीर के बाहर ही रहती है, स्कैल्प पर रहती है और वहां से आपके खून को चूसती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बाह्य परजीवी के एग्जाम्पल है। आइए, परजीविता क्या है बच्चों? जैव समुदाय के दो जीवधारियों के मध्य परजीविता विशेष ऋणात्मक अंतरक्रिया है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दिमाग में आया ही नहीं। परजीविता में क्या होगा? दोनों को फायदा नहीं होगा, केवल और केवल एक को ही फायदा होगा और वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। जू का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ना, तो जू जब आपके सिर पर पड़ता है तो ये क्या करेगा? बहुत ईचिंग करेगा, बहुत परेशानी खड़ी करेगा, साथ ही साथ आपके रूट्स को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है, जिससे बाल वगैरह क्या होते हैं? गिरने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके जिस भी जीव के शरीर पर रहेंगे वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। परजीविता में एक को फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? देखो, ये ऋणात्मक अंतरक्रिया है जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य से दूसरे की जीवित अवस्था में ही पोषण प्राप्त कर रहा है, और ये विशेष विषम पोषित जीव हैं जिनको पैरासाइट्स कहते हैं। इनमें से जो अपनी विशिष्ट व निश्चित जाति के दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं वे अविकल्पी, तथा जो अपना अन्य जातियों से भी पोषण प्राप्त करते हैं वे विकल्पी होते हैं। परपोषी होस्ट जो होता है, होस्ट कौन होता है बच्चों? मेरे सिर में जू है, ठीक है ना, मतलब है नहीं, पर मेरे सिर में अगर जू पड़ गया तो मैं उस जू के लिए होस्ट हो गई हूँ, ठीक है। जो जू है मैं उसके लिए क्या हो गई? होस्ट हो गई। मेरी बॉडी, मेरा सिर उसके लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया। होस्ट जिससे भोजन प्राप्त किया जाता है। होस्ट कौन? जिससे भोजन प्राप्त होगा। निश्चित रूप से हानि में रहता है, मैं हमेशा नुकसान में रहूंगी अगर परजीवी मेरे शरीर पर आएगा तो। अनेक बार परपोषी धीरे धीरे अपना जीवन खो देता है। ऑब्वियसली एक लाइफ टाइम होता है उनका, तो वो उसके बाद में नष्ट हो जाएंगे। परजीवी परपोषी से भोजन प्राप्त करने के अतिरिक्त आवास भी प्राप्त करता है। यह भी निश्चित है कि परजीवी अपने परपोषी के बिना, यानी होस्ट के बिना, जिसको पोषद कहा जाता है, होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर साफ सफाई करने लगे, अच्छे से बालों वालों का ख्याल रखने लगे तो जू नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फिर वहां जाएगा जहां पे गंदगी वगैरह उसको मिलेगी। ओके, पोषद बिना परजीवी के जीवित रहता है। होस्ट तो आराम से रह लेगा, भाई तू रह ना रहे मुझे क्या फर्क, तो नहीं रहेगा तो मेरे लिए और अच्छा है, ठीक है। ऐसा परजीवी सामान्यतः अपने पोषद में कोई रोग उत्पन्न करता है, ऐसे में वह रोगजनक पैथोजन कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आपके वायरसेस आपके क्या है? परजीविता तो वो शो करते ही करते हैं, साथ में आपको बीमार भी कर देते हैं। तो वायरस क्या है? आपके पैथोजन्स हैं, क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। ये परजीविता पौधे के अथवा अन्य जंतुओं के मध्य में देखी जा सकती है। पौधों का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ परजीविता का। पौधों का एग्जाम्पल कसकुटा, अमरबेल का आपने नाम सुना होगा। अमरबेल किसी एक पौधे के ही ऊपर क्या होता है? येलो कलर का, ऐसे बड़े बड़े पतली पतली सी टहनियों के फॉर्म में आपने देखा होगा। येलोइश कलर का अमरबेल होता है। जिस पौधे पर वो बड़ा होता है उस पौधे को वृद्धि करने नहीं देता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, अच्छा ये सब आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। उत्पादकता क्या होती है बच्चों? प्रोडक्टिविटी,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है मेरी स्टडी में। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप पारिस्थितिक तंत्र की हम बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक हैं, उत्पादक हमारे कौन, हरे पौधे, ठीक है। तो उत्पादक आपके कितना भोजन उत्पादन कर रहे हैं, किसी समय में, दिए गए समय में कितना भोजन उत्पादन हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। तो भोजन की उत्पादन दर को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्पादकता कहा जाता है। जैव भार की उत्पादन दर को उत्पादकता कहा जाता है। एक निश्चित समयावधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादप द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ, जैव भार आपका क्या है, कार्बनिक पदार्थ, किसी जीव शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ही क्या है, जैव भार है, ठीक है। और जैव भार का जो वेट है, किसी भी जीव शरीर का जो वेट है, जैव भार जो है वो ड्राई वेट आप लेते हो, क्या लेते हो, ड्राई वेट लेते हो, सूखा जैव भार, पानी वानी मॉइस्चर वगैरह आप क्या कर देते हो, निकाल देते हो। इसी दर को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्पादकता कहा जाता है। इसका मात्रक क्या है, ग्राम इनवर्स है, यील्ड इनवर्स है, या फिर आप क्या कहते हो इसको, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर इनवर्स, पर यील्ड इनवर्स या पर एरिया इनवर्स आप कहते हैं। ईयर है, ईयर है, ठीक है ना। एक वर्ष में मेजर किया जा रहा है तो ये ईयर है आपका, इसमें मेजर इसको किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता है, द्वितीयक उत्पादकता है। प्राथमिक उत्पादकता में क्या है, आपके हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जबकि द्वितीयक उत्पादकता क्या है, किसी समुदाय में संचित पदार्थों की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है। इससे समुदाय के जीव जो होते हैं, इनके जैव भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। समुदाय के जीव भार में इस वृद्धि को क्या कहा जा रहा है, द्वितीयक उत्पादकता कहा जा रहा है। प्राथमिक उत्पादकता को खा लिया है, खाने के बाद में किसी जीव के शरीर में जो वृद्धि हुई है उसको क्या कहा जा रहा है, द्वितीयक उत्पादकता कहा जा रहा है। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अच्छा ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता के बीच में डिफरेंस बताना है। आओ पढ़ लो, देख लो। यह कार्बनिक पदार्थ के उत्पादकों की क्या है, उत्पादन की दर है। बेसिकली ये जो आपके उत्पादक ने कितना उत्पादन किया उसका दर है। किसी भी उपभोक्ता स्तर पर उत्पादकता की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ग्रॉस क्या हो रहा है, संपूर्ण कार्बनिक पदार्थ को जितना भी इकाई क्षेत्रफल में पैदावार हुई है वो आपका ग्रॉस है, ठीक है। यहाँ पर भी संपूर्ण भोजन जो उत्पादकता ने अवशोषित कर लिया हुआ है वो आपका सकल उत्पादकता है। नेट क्या है, उत्पादकों द्वारा उत्पादित सकल उत्पादन में से उत्पादकों द्वारा अपनी सक्रियता के अनुरूप प्रयोग किए गए जितना उन्होंने बनाया उसमें से कुछ यूज हुआ होगा, उसको माइनस कर दोगे तो नेट प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगी। यहाँ पे भी वही है, जितना उन्होंने खाया हुआ है और प्लस जितना डीकम्पोज हो चुका है, अपघटित हो चुका है, उसको माइनस कर दोगे तो नेट प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगी। अपघटन को परिभाषित कीजिए और अपघटन को समझाइए। अपघटन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अरे ये क्या कर दिया, एक मिनट, आइए देखिए बच्चों, अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है। जब आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे उत्पादकता के बारे में, उत्पादक के बारे में, नॉट उत्पादकता, उत्पादक। फिर आप पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में, किसके बारे में, उपभोक्ता के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे अपघटक के बारे में, किसके बारे में, अपघटक के बारे में। अब ये आपके जो अपघटक होते हैं बच्चों, इनका काम क्या है, उत्पादकता का काम है भोजन को बनाना, उपभोक्ता काम है भोजन को खाना, और उपभोक्ता के शरीर में जितना जैव भार इकट्ठा हुआ है उनकी मृत्यु के बाद में कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, अपघटक करता है। कौन करता है, अपघटक करता है। अब ये अपघटक किसी जीव शरीर के जितना जैव भार है उसकी मृत्यु के बाद में उसके अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करेगा। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में ये परिवर्तित करेगा। कितने स्टेप में करेगा बच्चों, 5 स्टेप में परिवर्तित करेगा। पहला क्या होता है, पहला है आपका विखंडन, फ्रैगमेंटेशन। क्या है, विखंडन, फ्रैगमेंटेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, लीचिंग होगी बच्चों। क्या होगी, लीचिंग, रिसाव जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैटाबोलिज्म, उपापचय, कैटाबोलिज्म, उपापचय होगा।
फिर क्या होगा बच्चों, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ह्यूमस बनेगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, इसमें क्या होगा, ह्यूमस बनेगा। और फिर आपका क्या होगा, खनिज पदार्थ बनेंगे, अकार्बनिक पदार्थ बनेंगे, जिसको मिनरलाइजेशन कहा जाता है, मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, फरारी लेकर चले हम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहीं से सीखा था, मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, तो याद रखेंगे। पहले क्या होगा, अपघटन होगा, जीव शरीर तो मर गया ना। जब जीव शरीर मर जाता है, कोई भी जीव है वो मर जाता है, तो आपके बहुत सारे अपघटक आते हैं। अपघटक आपके जीवाणु, कवक ये भी हो सकते हैं, अपघटक आपके बड़े जंतु भी हो सकते हैं, जैसे आपका गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, हाइना हो गया, ये सब आपके अपघटक हैं। ठीक है ना, ये अपघटक आपके क्या करेंगे बच्चों, शरीर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या होता है, इनके शरीर में जो मौजूद जो पदार्थ है, धीरे धीरे वो क्या होता है, मिट्टी में मिक्स होने लगता है। मिक्स नहीं होगा, मिट्टी में वो अंदर की तरफ जाने लगता है, मिट्टी के पोर्स से वो अंदर की तरफ जाने लगता है, जिसको रिसाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रिसाव कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, रिसाव होता है। अब मिट्टी के अंदर मौजूद ये आपके जो कार्बनिक पदार्थ अभी बचे हुए हैं, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद हैं, तो इनको कौन तोड़ेगा, कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है ना, अपचय जो प्रक्रिया होती है, ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स पदार्थ को छोटे छोटे और छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। तोड़ने के बाद में ये मिट्टी में ही धीरे धीरे क्या बनने लगा, खाद बनेगा। ह्यूमस बनता है ना, तो क्या बनेगा, खाद बनेगा। और खाद बनने के बाद में ये खाद में क्या होगा, खाद में आपके विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, विभिन्न प्रकार के आपके पोषक तत्व मौजूद होंगे। तो ह्यूमिफिकेशन के बाद में क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन हो रहा है, और इस तरह से एक कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपघटन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड नहीं करूंगी, अब आप इसको आसानी से रीड करिएगा। ये देखिए, ये मैं डायग्राम आपको समझा दे रही हूँ। ये हैं आपके अपरद, अपघटक या अपरद आप बोल लो इसको, क्या है, आपके अपरद हैं, डेट्रियोर्स, अपघटक नहीं, डेट्रियोर्स है। ये अपरद कौन होंगे, खरपतवार हो गया, किसी कोई मृत जीव पड़ा हुआ है, कोई खरपतवार पड़ा हुआ, वो सब आपके अपरद हैं। ठीक है, डेट्रियोर बोला जाता है इनको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेट्रियोर्स क्या है, आपके ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन होना है। ठीक है, जिनका अपघटन होना है वो आपके अपरद हैं। क्या हो रहा है, ये देखो, पर्यावरणीय दशाएं हैं आपके, खंडन हो रहा है, निक्षालन हो रहा है, अपचय हो रहा है। अभी खंडन क्या है बच्चों, फ्रैगमेंटेशन है, लीचिंग हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, खनिजीकरण होगा। खनिजीकरण का मतलब क्या, मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। खनिजीकरण में आपके पोषक तत्व बनेंगे। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। ये आप देख लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। ये पेड़, ये एक पौधे का एग्जांपल, मतलब वृक्ष का एग्जांपल दिया गया है। जब ये क्या होगा, यहाँ से पत्ती वगैरह गिरेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होंगे इसको खा जाएंगे। फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये और सड़ने गलने लगेगा। ठीक है ना, और सड़े गलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ह्यूमस बनेगा, एंड देन मिनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अभी थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि ये कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, बट कल फाइनली ये एंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बचा था और आज पॉसिबल नहीं था, तो कल खत्म हो जाएगा ये। ओके, तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, और फीडबैक देते रहिएगा बच्चों। आपकी फीडबैक थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करती है, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। तो वो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।